नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 42 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार। राज्यपाल थावर चंद गेहलोत ने 3 अगस्त 2026 को सीएम डीके शिवा कुमार के मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद कैबिनेट की कुल संख्या 33 हो गई है। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए अधिकतम स्वीकृत संख्या 34। 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान का आर्टिकल 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। दोपहिया एम्बुलेंस के लिए मसौदा नियम। मोर्थ ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत दोपहिया एम्बुलेंस शुरू करने के लिए मसौदा नियम प्रस्तावित किए। 1 अक्टूबर 2027 से निर्मित L2 श्रेणी की दोपहिया एम्बुलेंस को AIS 209 पार्ट 1 2026 मानकों का पालन करना होगा। इन्हें परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में फिटनेस प्रमाणन नवीनीकरण अनिवार्य होगा। यूपीएससी और डीपीटी भर्ती सुधार 2026। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में डीपीटी, यूपीएससी और एसएससी के प्रमुख भर्ती सुधारों की घोषणा की। एसएससी ने भर्ती समय सीमा घटाकर 6-8 महीने की, ई-डॉसियर सेवा और स्लाइडिंग मैकेनिज्म शुरू किया। यूपीएससी ने भर्ती समय सीमा घटाकर 13 महीने की, एआई आधारित प्रयास सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया। डीपीटी ने अक्टूबर 2022 से शुरू राष्ट्रीय रोजगार मेला और स्वस्थापित दस्तावेजों द्वारा अनंतिम नियुक्तियों को रेखांकित किया। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार 2026। राज्यपाल थावर चंद गेहलोत ने 3 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डीके शिवा कुमार के मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही कर्नाटक कैबिनेट की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि अधिकतम स्वीकृत सीमा 34 है। संविधान का आर्टिकल 164 राज्य मंत्रियों की संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15%, कर्नाटक की 224 सीटों के लिए 34 तक सीमित करता है। आगे है अर्थव्यवस्था। मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए आरईसी और पीएफसी ने 26,850 करोड़ रुपए के लैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरईसी और पीएफसी ने जुलाई 2026 में एमयूएनपीएल के साथ 26,850 करोड़ रुपए के लैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह लैंड प्रयागराज यूपी में 2400 MW 3x 800 MW अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विस्तार परियोजना को वित्त पोषित करेगा। आरईसी इस परियोजना का मुख्य लैंडदाता है। लैंड सुविधा आरईसी और पीएफसी के बीच 50-50 के अनुपात में साझा होगी। एमयूएनपीएल, एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल के बीच 50-50 की हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम जेवी है। एसीबीआई ने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की समय सीमा बढ़ाई। एसीबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज एआरआई के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट पूरा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई। जुलाई 2025 में जारी इस निर्देश का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म को सुलभ बनाना है। एसीबीआई ने एआईएफ के लिए GARUDA फ्रेमवर्क लॉन्च किया। एसीबीआई ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF योजनाओं को तेजी से लॉन्च करने के लिए GARUDA फ्रेमवर्क शुरू किया। ये फ्रेमवर्क AIF योजनाओं की त्वरित मंजूरी के लिए एक सुव्यवस्थित फाइलिंग प्रक्रिया प्रदान करता है। भारत की जीडीपी वृद्धि पर एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट। एसबीआई रिसर्च ने Q1 FY27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया, जो आरबीआई के 6.6% के अनुमान से अधिक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक प्रील्यूड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC मीटिंग अगस्त 3-5 2026 पीस इन अ पीसमील मैनर है। Q1 FY27 के लिए मुद्रास्फीति 3.9% और पूरे FY27 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। टी बोर्ड इंडिया ने शुरू किए NCVT मंजूर शुदा टी टेस्टिंग कोर्स। टी बोर्ड इंडिया ने 3 अगस्त 2026 को करसियांग में NCVT मंजूर शुदा टी टेस्टिंग कोर्स शुरू किए।
इसमें NAP 2020 के तहत 60 घंटे का एसेंशियल्स ऑफ टी समलिए और 210 घंटे का कोर्स शामिल है। इसे एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। टी बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। भारत ने 99.92% ग्रामीण बैंकिंग कवरेज हासिल किया। अगस्त 2026 तक 99.92% बसे गांवों 1,01,328 में से 6,08,000 एड्रेस्ड में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध। जन धन दर्शक ऐप पर दर्ज नेटवर्क में 1.81 लाख शाखाएं, 17.36 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, 1.65 लाख IPPB केंद्र शामिल। PM जन धन योजना शुरुआत 2014 के तहत जुलाई 2026 तक 3,12,414 करोड़ रुपए शेष के साथ 58.77 करोड़ खाते खुले। RBI नियमों के तहत बैंकों को अपनी कुल नई शाखाओं का 25% बिना बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य। RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति के मौद्रिक समुच्चय मॉनेटरी एग्रीगेट्स। RBI भारत की मुद्रा आपूर्ति को 5 मौद्रिक समुच्चयों में वर्गीकृत करता है: M0, M1, M2, M3 और M4। M0 रिजर्व मनी मौद्रिक आधार है। M1 नैरो मनी अत्यधिक तरल लेनदेन वाली मुद्रा को दर्शाता है। M3 ब्रॉड मनी में M1 और बैंक सावधि जमा शामिल है। ये RBI का प्राथमिक मौद्रिक नीति संकेतक है। M4 सबसे व्यापक और न्यूनतम तरल माप है, जिसमें डाकघर जमा से NSC को बाहर रखा गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने UPI और रुपे पे MDR पुनः लागू करने हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया। इसके तहत कराधान और अन्य कानून विधेयक 2026 के माध्यम से धारा 10A(0) MDR प्रावधान को हटाया जाएगा। प्रस्तावित MDR अधिकतम 0.5% केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा। उपभोक्ता और छोटे व्यापारी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए मुक्त रहेंगे। भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता का अनुमान। भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 2031-32 तक 874 GW पहुंचने का अनुमान। 30 जून 2026 को ये 548.86 GW थी। गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों की हिस्सेदारी 54.18% रही, जो 2030 के 50% NDC लक्ष्य से अधिक है। AT&C एग्री टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान वित्त वर्ष 2021 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गया। भारत की योजना 2031-32 तक कम से कम 80 GW कोयला आधारित थर्मल पावर क्षमता जोड़ने की है। आगे है अंतरराष्ट्रीय। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए 4 MOUs पर हस्ताक्षर किए। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अमरावती में 4 MOUs पर हस्ताक्षर किए। IIT तिरुपति और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स UNSW ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए साझेदारी की। UNSW, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय SPMVV और समग्र शिक्षा AP ने समावेशी शिक्षा के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत उज़्बेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य। भारत उज़्बेकिस्तान ने नई दिल्ली बिजनेस फोरम 3 अगस्त 2026 में द्विपक्षीय व्यापार 3 वर्षों में $3 बिलियन करने का लक्ष्य रखा। वर्ष 2025 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार पहली बार $3 बिलियन पार कर $32 बिलियन तक पहुंच गया। 19 जून 2026 को आयोजित 14वें अंतर सरकारी आयोग सत्र की सह अध्यक्षता राजेश अग्रवाल और शोखरुख गुलामोव ने की। उज़्बेकिस्तान दुनिया के केवल 2 डबली लैंडलॉक्ड देशों में से एक है। राजधानी ताशकंद है। नौरू का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू किया गया। प्रशांत महासागरीय देश नाउरू ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू किया। राष्ट्रपति डेविड अडिंग द्वारा घोषित इस बदलाव के बाद देश का इंटरनेशनल कोड NRU से NRO हो गया है। यहाँ के नागरिकों को अब नॉर्वन्स के बजाय डे नाउरू कहा जाएगा। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित नाउरू जनसंख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। आगे है रक्षा।
रूस ने लॉन्च की K563 यूलियानोव्स्क यासेन एम परमाणु पनडुब्बी। रूस ने सेवेरोडविन्स्क के सेवमेश शिपयार्ड में प्रोजेक्ट 885M यासेन एम परमाणु हमलावर पनडुब्बी K563 यूलियानोव्स्क लॉन्च की। ये त्रिकोण हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई दूसरी यासेन एम पनडुब्बी है। नॉर्दर्न फ्लीट के लिए डिजाइन की गई ये पनडुब्बी दिसंबर 2027 तक रूसी नौसेना में शामिल होगी। वाइस एडमिरल एन प्रमोद नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख DCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया, जो 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। प्रमोद 1990 में नौसेना में शामिल हुए थे और वे कम्युनिकेशन व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विशेषज्ञ हैं। उन्हें 2024 में अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 2025 में युद्ध सेवा पदक YSM से मानित किया गया। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा बने महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने 3 अगस्त 2026 को महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह एझिमाला, केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी कमांड के रूप में कार्यरत थे। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक 2017 और अति विशिष्ट सेवा पदक 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। रूस की S-8000 बैंडरोल क्रूज मिसाइल। रूस ने S-8000 बैंडरोल का क्रमिक उत्पादन शुरू किया, जो एक हल्की, कम लागत वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे ओरियन इनोकोडेट्स UAV, Mi-28 हेलीकॉप्टर और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें चीनी स्विविन टर्बोजेट इंजन OFBC 150 वॉरहेड है और इसकी मारक क्षमता 350-500 किमी है। आगे है विज्ञान और तकनीक। TRAI ने माईकॉल मोबाइल ऐप का नया संस्करण लॉन्च किया। TRAI ने वॉइस कॉल क्वालिटी की निगरानी के लिए 3 अगस्त 2026 को संशोधित माईकॉल ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए यूजर्स कॉल क्वालिटी को एक 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं रिपोर्ट कर सकते हैं। ये फीडबैक नेटवर्क सुधार के लिए TSPs और TRAI के साथ बिना नाम साझा किया जाएगा। TRAI की स्थापना TRAI अधिनियम 1997 के तहत हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी हैं। NIOT ने गहरे समुद्र में खनन के लिए नेशनल टेक्नोथॉन लॉन्च किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के NIOT ने 3 अगस्त 2026 को गहरे समुद्र से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के संग्रह हेतु नेशनल टेक्नोथॉन लॉन्च किया। यह डीप ओशन मिशन का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 4500 से 6000 मीटर की गहराई के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना है। इसके तहत स्टार्टअप्स, MSMEs और शोधकर्ताओं से बिना प्रभाव वाले नोड्यूल संग्रह सिस्टम वर्टिकल राइजर के साथ बिना आमंत्रित हैं। चेन्नई स्थित NIOT की स्थापना 1993 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई थी। MORTH द्वारा अनिवार्य V2V संचार प्रणाली पर मसौदा अधिसूचना। MORTH ने L, M और N श्रेणी के वाहनों के लिए V2V संचार प्रणाली अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रणाली केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत AS 230 मानक के अनुरूप होनी चाहिए। चरणबद्ध कार्यान्वयन 1 अक्टूबर 2027 से स्वैच्छिक अनुपालन और 1 अक्टूबर 2028 से सभी नए वाहनों के लिए अनिवार्य। DOT ने V2V ITS अनुप्रयोगों के लिए 5.875 GHz से 5.925 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंस मुक्त किया। गुजरात में चांदीपुरा वायरस CHPV का प्रकोप। गुजरात में चांदीपुरा वायरस CHPV का प्रकोप के कारण 15 वर्ष से कम आयु के 22 बच्चों की मृत्यु हुई। CHPV रब्डोविराइडे परिवार का एक अर्बोवायरस है, जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाइज द्वारा फैलता है। ये वायरस एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम ES का कारण बनता है। सर्वप्रथम 1965 में नागपुर, महाराष्ट्र में खोजा गया था। NUGYN न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ। IIT हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स ने भारत का पहला उद्योग अकादमिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम NUGYN लॉन्च किया 3 अगस्त 2026। ये 3 महीने का आवासीय कोर्स दसोल्ट सिस्टम्स के साथ IIT हैदराबाद में CODNA की स्थापना हेतु हुए MOU का हिस्सा है। ये वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को
8.8 GWE से बढ़ाकर 100 GWE करने में सहायक होगा। टाटा समूह की एग्रेटास की बैटरी परियोजनाएं। टाटा समूह की बैटरी शाखा एग्रेटास स्वदेशी लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP सेल तकनीक विकसित कर रही है। बेंगलुरु में बैटरी केमिस्ट्री अनुसंधान सुविधा के लिए $400 मिलियन से अधिक का निवेश किया जा रहा है। सानंद गुजरात में 20 GWH क्षमता का बैटरी प्लांट स्थापित। NMC सेल का उत्पादन 2027 की शुरुआत तक शुरू होगा। समरसेट इंग्लैंड प्लांट में मध्य 2025 तक उत्पादन शुरू होगा, जो जैगुआर लैंड रोवर को आपूर्ति करेगा। आगे है पर्यावरण। ग्ला झील ग्ला लेक भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित। अरुणाचल प्रदेश की ग्ला झील ग्ला लेक 3 अगस्त 2026 को भारत का 101वां रामसर स्थल बनी। लोहित जिले की ये झील अरुणाचल का पहला रामसर स्थल है, जो कमलेंग टाइगर रिजर्व में स्थित है। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में शामिल हुआ। इसके साथ देश में कुल रामसर स्थल 101 हुए। क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना लॉन्च की गई। भारत ने 4 अगस्त 2026 को कोयम्बटूर में NBWL स्थायी समिति की 91वीं बैठक में यह योजना लॉन्च की। GoIGFUNDP पहल के तहत तैयार इस योजना में पूर्वोत्तर भारत के 14 प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्रों की पहचान की गई है। क्लाउडेड लेपर्ड IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल संवेदनशील और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में शामिल है। इसे एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें M-Stripes ऐप का उपयोग होगा। भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना लीज की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस 4 अगस्त 2026 पर क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना लीज की। इसे कोयम्बटूर में 91वीं ऐसी NBWL बैठक जुलाई 2026 में पेश किया गया। इसे GoIGFUNDP सहयोग से पूर्वोत्तर भारत के लिए तैयार किया गया है। CAP के तहत 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों लैंडस्केप्स की पहचान की गई है और इसे प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। क्लाउडेड लेपर्ड, मैनलैंड और संडा प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील वनरेबल श्रेणी में वर्गीकृत हैं। ग्ला झील भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित। भूपेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2026 को ग्ला झील अरुणाचल प्रदेश को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई है। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल N है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा, जबकि रेणुका हिमाचल प्रदेश और वेम्बनाड सबसे छोटे रामसर स्थल हैं। आगे है सरकारी योजनाएं। कपास दर्शन बुलेटिन और कपास क्रांति मिशन रोडमैप का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्रपति संभाजीनगर में CCI के 56वें स्थापना दिवस पर कपास दर्शन बुलेटिन लॉन्च किया। 5,659 करोड़ रुपए के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के कार्यान्वयन रोडमैप की घोषणा की। कपास की गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी, स्थिरता और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। अंक प्रत्यारोपण पर NOTTO वार्षिक रिपोर्ट 2025-26। NOTTO रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 20,138 अंक प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट्स दर्ज किए। तमिलनाडु मृत अंगदाताओं 266 में शीर्ष पर रहा, जबकि दिल्ली कुल प्रत्यारोपण 4,564 में प्रथम रहा। जीवित दाताओं में 68% महिलाएं थी, जबकि जीवित प्राप्तकर्ताओं में 78% पुरुष थे, जो लैंगिक अंतर दर्शाता है। सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जग जग जियो अभियान और NOTTO मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आगे है चर्चित व्यक्ति। IFSCA अध्यक्ष के राजारमन का कार्यकाल बढ़ाया गया। भारत सरकार ने IFSCA अध्यक्ष के राजारमन का कार्यकाल 27 महीने बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2028 तक कर दिया है। राजारमन तमिलनाडु कैडर के 1989 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी और इसका मुख्यालय GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात में है।
जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान का निधन। मद्रास और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M.S. लिब्रहान का 87 वर्ष की आयु में निधन। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए दिसंबर 1992 में गठित एक सदस्यीय लिब्रहान कमीशन का नेतृत्व किया था। इस आयोग ने 17 वर्षों और 48 सेवा विस्तार के बाद जून 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नाथन थॉमस बने दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर। नाथन थॉमस 18 वर्ष 346 दिन अमेरिका के मियामी डेड कॉलेज में पढ़ाकर दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बने। उन्होंने स्कॉटिश गणितज्ञ कॉलिन मैक्लॉरिन 19 वर्ष का 306 साल पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। आलिया साबुर अब भी दुनिया की सबसे युवा प्रोफेसर महिला है, जिन्होंने थॉमस से 16 दिन कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। RBI ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। RBI ने मोनिशा चक्रवर्ती को 3 अगस्त 2026 से कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। इससे पहले वह RBI के पर्यवेक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत थी। अपनी नई भूमिका में वह विदेशी मुद्रा विभाग और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग का कार्यभार संभालेंगी। आगे है पुरस्कार और सम्मान। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को COSP विक्रम साराभाई पदक 2026। खगोल शास्त्री अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम निदेशक IIA बेंगलुरु को फ्लोरेंस इटली में 2026 COSP विक्रम साराभाई पदक दिया गया। वह ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला, चौथी भारतीय और वैश्विक स्तर पर तीसरी महिला वैज्ञानिक हैं। COSP और इसरो द्वारा 1990 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार विकासशील देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान योगदान को सराहता है। आगे है खेल जगत। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स CWG ग्लासगो। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों 70 स्वर्ण, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। भारत 39 पदकों 13 स्वर्ण 17 रजत 9 कांसी के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट फिनी नामक एक यूनिकॉर्न था। आगे है कला और संस्कृति। सतीश गुजराल पर स्मारक डाक टिकट जारी। डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की जन्मशती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में इसका अनावरण किया। इस टिकट पर अनुज कुमार द्वारा डिजाइन किया गया गुजराल का 2010 का एक सेल्फ पोर्ट्रेट अंकित है। आगे है विविध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा। PM मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विजयनगरम के भोगापुरम में GVIL द्वारा 5,640 करोड़ रुपए से निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। विशाखापत्तनम में 2,500 करोड़ रुपए की SIP सेमीकंडक्टर परियोजना और कर्नूल IVRIZ ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखी। मैसूर कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। भारतीय अंगदान दिवस 2026। भारत के पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 की याद में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के NOTTO द्वारा 2010 से आयोजित वर्ष 2023 में इसे 27 नवंबर से बदलकर 3 अगस्त किया गया था। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जब जब जियो अभियान प्रत्यारोपण प्लेटफॉर्म और NOTTO मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 WABA, WHO और UNICEF द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाता है। वर्ष 2026 का विषय ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स है। स्तनपान संरक्षण पर इनोसेंटी घोषणा 1990 की याद में इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।